Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 19 of Business Mathematics MTH 367. So today we will continue with chapter number 12, which was transportation and assignment models. So let me briefly recall what we studied in the last lecture. So basically we studied general form and assumptions of transportation model. After that they started the solutions to transportation models और उसके अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को इनिशियली स्टार्ट किया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इनिशियल सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. सो टुडे बेसिकली वी विल फिनिश द रेस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 12.2, which means that we will be finding solutions to transportation models by stepping stone algorithm. So initial solution of the example given below was generated by using northwest corner method in the last lecture. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था जिसमें हमने मुख्तलिफ ओरिजिन्स थी और मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस थी, उन तक जो सप्लाई की कॉस्ट थी उसको हमने टेबल के दरमियानी वैल्यूज जो हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक जो है वो एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो $5 है, और ओरिजिन 1 से ओरिजिन 2 तक जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो $10 है, और ओरिजिन 1 से ओरिजिन 3 तक जो कॉस्ट है वो $10 है. तो टोटल जो सप्लाई रिक्वायर्ड थी ओरिजिन 1 से जो टोटल सप्लाई जो पॉसिबल है वो 55 है, ओरिजिन 2 से जो पॉसिबल है वो 80 है, ओरिजिन 3 से जो पॉसिबल है वो 75 है. और इसी तरह डेस्टिनेशन 1 पे जो डिमांड है वो 70 है, डेस्टिनेशन 2 पे जो डिमांड है वो 100 है, और डेस्टिनेशन 3 पे जो डिमांड है वो 40 है. सो दिस वाज द इनिशियल सॉल्यूशन व्हिच वी डिराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम और डेस्टिनेशन 1 की डिमांड को पूरा करते हैं, उसके बाद हम डेस्टिनेशन 2 की डिमांड को पूरा करते हैं, और उसके बाद हम डेस्टिनेशन 3 की डिमांड को पूरा करते हैं. तो डेस्टिनेशन 1 की डिमांड के लिए हमें ओरिजिन 1 से 55 यूनिट्स अवेलेबल है, लेकिन डिमांड 70 है, तो 15 यूनिट्स हम डेस्टिनेशन 2 से ले लेते हैं. इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन 2 पे जो हमारे 100 की डिमांड है उसके लिए हमारे पास ओरिजिन 2 पे जो है वो 65 यूनिट्स हैं, तो हमारे पास 35 यूनिट्स कम हैं, तो वो हम ओरिजिन 3 से ले लेते हैं. तो इसी तरह 65 + 35 हमारी 100 की डिमांड यहाँ पे पूरी हो जाती है. अब हमारे पास जो ओरिजिन 3 है वहाँ पे टोटल 75 यूनिट्स थे, 35 यूनिट्स डेस्टिनेशन 2 को सेंड हो गए हैं, तो पीछे हमारे पास 40 यूनिट्स बचे हैं जो कि हम जहाँ पे डेस्टिनेशन 3 है वहाँ पे असाइन कर सकते हैं. दिस वाज द इनिशियल सॉल्यूशन व्हिच वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. एंड वी आल्सो रिकॉल कि अगर हमारे पास m ओरिजिन्स और n डेस्टिनेशन पॉइंट्स हों यानी डिमांड पॉइंट्स हो, तो हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो टोटल स्टार्ट में m + n - 1 होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं. एक होगा x12, यहाँ x11, यहाँ पे 15 के कॉरेस्पॉन्ड होगा x12, यहाँ पे होगा x22 जो कि 65 के कॉरेस्पॉन्ड होगा, और 35 के कॉरेस्पॉन्ड होगा x32, और 40 के कॉरेस्पॉन्ड होगा x33. तो हमारे पास 5 बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो वी रिकॉल के हमें m + n - 1 बेसिक वेरिएबल होंगे हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करके इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो दिस इज़ द टेबल विच टेल्स अबाउट द कॉस्ट के ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक हम 55 यूनिट्स दे रहे हैं, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 तक पर यूनिट जो कॉस्ट है वो $5 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? $275 हो गई. इसी तरह ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 1 तक जो कॉस्ट है वो $15 है, तो टोटल कॉस्ट 300 हो गई. इसी तरह हमारे पास ये टेबल आ गया जहाँ पे हमने देखा कि टोटल कॉस्ट $4425 है इनिशियल सॉल्यूशन में. सो स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद step number 1. So step number 1 is determine the improvement index for each non-basic variable. तो हमने हर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फाइंड करना है, यानी वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ हमने
इस टेबल में असाइन नहीं की हैं उनके लिए हमने फाइंड करना होगा कि इम्प्रूवमेंट इंडेक्स उनका क्या है। सो as we examine the effects of introducing one unit of a non-basic variable, we focus upon two marginal effects. तो हम दो इफ़ेक्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। First of all, what adjustments must be made to the values of the current basic variables in order to continue satisfying all supply and demand constraints. And number two is, what is the resulting change in the value of the objective function. तो जो हम नया बेसिक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसके लिए हमने ये देखना है कि जो हमारे करंट बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से हमने चेंज करना है और उनको किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई और डिमांड है वो एक ख़ास रेशो में है तो उसको हमने कायम रखना है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम वो स्मॉल चेंज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस सेल, पहले हम ये सेल लेते हैं, दिस सेल, दिस इज द सेल 1 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर दिस सेल 1 2 and what we do is that, so we will find closed path and adjustments. तो हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, एक यूनिट। तो जब हम एक यूनिट यहाँ पे ऐड करते हैं और चूँकि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 100 होना चाहिए इस कॉलम के अंदर, कॉलम 2 में, तो हम इससे -1 कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास इस रो 1 के अंदर भी 55 एग्जैक्ट होना चाहिए तो यहाँ पे भी हम -1 कर लेंगे। और चूँकि अब हमारे पास इस कॉलम 1 के अंदर 70 पूरा होना चाहिए तो इस -1 को कंपनसेट करने के लिए +1 कर लेंगे। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट। अब हमारे पास डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये जो 4 सेल्स हैं इनके अंदर हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। सेल 1 2 में 1 ऐड किया है और सेल 2 1 में भी 1 ऐड किया है। सेल 1 1 और सेल 2 2 से हमने एक एक माइनस किया है। सो नाउ वी विल ड्रॉ द क्लोज पाथ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड देन वी गो डाउन हेयर एंड देन वी गो दिस वे एंड देन वी मूव बैक। सो दिस इज अ क्लोज्ड पाथ। तो ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है जो कि चेंजेस जहाँ हमने की हैं उसको कनेक्ट कर रहा है आपस में। नाउ फॉर द इलस्ट्रेशन फोकस अपॉन द अबव टेबल। सेल 1 2 हैज़ नो एलोकेशन इन द इनिशियल सॉल्यूशन एंड इज अ नॉन बेसिक सेल। So the question we want to ask is, what trade-offs or adjustments with the existing basic variables would be required if one unit is shipped from origin 1 to destination 2। तो बेसिकली हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि हमारे पास सेल 1 2 चूँकि एक नॉन बेसिक सेल है तो इसको बेसिक बनाने के लिए बाकी जो सेल्स हैं उनमें हमने क्या एडजस्टमेंट करनी है। अगर हम एक आइटम ऐड करते हैं तो बाकी पे क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी साथ वाले 3 सेल्स के अंदर भी। Summarizing, to compensate for adding a unit to cell 1 2, shipments in cell 1 1 must be decreased by 1 unit, shipments in cell 2 1 must be increased by 1 unit, and shipments in cell 2 2 must be decreased by 1 unit। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि शिपमेंट को सेल 1 2 के अंदर जो है वो 1 यूनिट ऐड किया, 1 1 से 1 माइनस किया, 2 1 में भी 1 ऐड किया और 2 2 से भी 1 माइनस किया। So what is the next question? The next question is, what is the marginal effect on the value of the objective function? तो अब हमने जो ये चेंज की है उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कितना फ़र्क पड़ता है। So this is the next question we need to answer. So for each cell ij receiving an increased allocation of 1 unit, costs increase by the corresponding cost coefficient Cij। तो कोई भी सेल ij हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो 1 यूनिट एलोकेट कर रहा है, जिसको हमने एलोकेट किया, तो उसकी कॉस्ट जो है वो उसका जो कोफिशिएंट है उस उतनी ही इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी हमारे पास सेल 1 2 में कोफिशिएंट क्या है, 10 है, तो यहाँ पे जो अब प्राइस है वो 10 बढ़ जाएगी। लेकिन चूँकि हमने यहाँ से एक हटाया भी है वेरिएबल, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो
5 यूनिट्स कम हो जाएगी, और सेल 2-1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉस्ट है वो 20 बढ़ जाएगी, और सेल 2-2 में जो कॉस्ट है वो $30 कम हो जाएगी। So similarly, cost decreased by the value of the cost coefficient wherever allocations have been reduced by 1 unit। तो जहाँ जहाँ हमने 1 यूनिट कम किया है तो वहाँ पे कॉस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है उसके बराबर कम हो जाएगी। So these effects are summarized in the following table। So this is the marginal effect on value of objective function from introducing 1 unit in cell 1-2। अब हमने सेल 1-2 में जो 1 यूनिट ऐड किया है उससे मार्जिनल वैल्यू के ऊपर इफ़ेक्ट कितना आया है। अब सेल 1-2 में हमने एक ऐड किया है तो चेंज इन कॉस्ट होगा $10, क्योंकि उधर पहले कुछ भी नहीं था, उधर पहले हमारे पास 0 आइटम था। सेल 1-1 में हमने एक आइटम माइनस की है, तो अब हमारे पास वहाँ जो चेंज है वो -$5 है, यानी वहाँ पे जो कॉस्ट होगी $5 कम हो जाएगी। सेल 2-1 में हमने एक ऐड किया है आइटम, तो यहाँ पे हमारे पास $20 कॉस्ट बढ़ जाएगी, और सेल 2-2 में हमने एक आइटम कम किया है तो उससे हमारे पास जो कॉस्ट है वो $30 कम हो जाएगी। तो नेट चेंज के लिए हम इन चारों को प्लस कर लेंगे। सो वी ऐड ऑल ऑफ देम एंड वी गेट -$5। इट मीन्स के इम्प्रूवमेंट इंडेक्स क्या है हमारा -$5। यानी अगर हम इस तरह की कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो एक आइटम की एडजस्टमेंट करने से जो ख़र्चा है वो $5 कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट व्हेन वी मूव 1 यूनिट टू द सेल 1-2 एंड इम्प्रूवमेंट इंडेक्स इज -$5। The net marginal effect associated with allocating 1 unit from origin 1 to destination 2 is to reduce total cost by $5। तो टोटल कॉस्ट 1 यूनिट से अगर हम मूव करेंगे तो सेल 1-2 में तो उससे $5 कम हो जाएगी। So this marginal change in the objective function is called the improvement index for cell 1-2। तो इसको हम improvement index for cell 1-2 कहेंगे। तो ये हमने जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फाइंड किया है ये सेल 1-2 के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडेक्स। इम्प्रूवमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। सो ट्रेस अ क्लोज्ड पाथ व्हिच बिगिंस एट द अनऑक्युपाइड सेल ऑफ इंटरेस्ट, मूव्स अल्टरनेटली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, pivoting only on occupied cells and terminates on the unoccupied cell। तो क्लोज पाथ हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो सेल है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फाइंड करने उधर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ही लगा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं उन्हीं पे लगाएंगे और उनसे होते हुए वापस जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल है उधर तक हमने वापस आना है। सो दिस इज़ द क्लोज्ड पाथ और दैट्स द ओनली वे यू कैन मूव इन द टेबल। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्टार्ट किया था अनऑक्युपाइड सेल से जो कि सेल 1-2 था, यहाँ से हम सेल 1-1 में आए, सेल 2-1 में आए, सेल 2-2 में आए। अब ये तीनों जो सेल हैं ऑक्युपाइड हैं, तो एक हमने अनऑक्युपाइड से स्टार्ट करना है और उसके बाद हमने मूव करना है ऑक्युपाइड में और आखिर में हमने अनऑक्युपाइड पे वापस आ जाना है। और कंडीशन ये है कि हम या तो वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं जो कि ये वाली है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। हम सेल 1-2 से डायरेक्ट सेल 2-1 में नहीं आ सकते। सो वी हैव टू टेक केयर कि द कंडीशन इज़ दैट वी हैव टू vertically or horizontally and finish in the unoccupied cell and also start at the unoccupied cell. So the pluses and minuses indicate the necessary adjustment for satisfying the row and column requirements। यानी रो में हमारे पास सप्लाई की रिक्वायरमेंट है और कॉलम में डिमांड की है, तो प्लस माइनस जो है जो हमने एडजस्टमेंट करनी है उसको इंडिकेट करता है। नोट: The direction in which the path is traced is not important. Tracing clockwise or counterclockwise results in the same path and identical adjustments। तो बेसिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में भी आपने ट्रेस करना है वो मूव नहीं करता और उससे बेसिकली सेम इफेक्ट ही पड़ेगा जो आपके पास एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। सो वंस द क्लोज्ड पाथ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर ए नॉन बेसिक सेल, द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर दैट सेल इज कैलकुलेटेड by adding all objective function coefficients for cell in plus positions on the path and subtracting corresponding objective function coefficients for cells in negative position on the path. So now we are done with the path and adjustment of cell 1 2. उसके बाद हमने क्या करना है कि cell 1 3 की adjustment find करनी है और closed path भी find करना है। So basically वी हैव टू मेक श्योर के जो चारों हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल हैं इनके क्लोज्ड पाथ और एडजस्टमेंट्स हमने कैलकुलेट करना है और इम्प्रूवमेंट इंडेक्स बेसिकली फाइंड करना है हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए। सो नाउ बेसिकली वी डू सम एडजस्टमेंट फॉर द सेल 1 3। सो नाउ वी वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ एडिंग 1 टू दिस सेल 1 3। तो यहाँ पे हम +1 लिखते हैं और चूँकि हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। और अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे डिमांड को भी पूरा करना है तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। एंड ऑल्सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू, अब चूँकि हमने यहाँ पे सप्लाई को भी 80 रखना है और ये जो सम है ये ग्रेटर देन 80 हो गया +1 के साथ, तो यहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। लेकिन अब चूँकि हमने कॉलम नंबर 2 के अंदर जो डिमांड है उसको भी पूरा करना है तो 35 में हम 1 ऐड कर लेंगे। लेकिन उसके साथ ही हमने जो रो नंबर 3 ओरिजिन में टोटल सप्लाई है वो भी 75 ही है, तो यहाँ से हम एक माइनस कर देंगे। सो दिस इज़ द सो वी स्टार्ट हेयर एंड देन वी मूव हेयर एंड देन वी मूव हेयर इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद हम वर्टिकली नीचे आएंगे और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड भी जाएंगे और यहाँ से हम वापस अनऑक्युपाइड सेल में आ जाएंगे। सो यू हैव नोटिस्ड कि हमने कहाँ से शुरू किया कि हमने अनऑक्युपाइड सेल से शुरू किया और उसके बाद ऑक्युपाइड सेल से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होते हुए वापस अनऑक्युपाइड सेल तक आए हैं। सो यू कैन जंप फ्रॉम द सेल्स विच आर ऑन योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे, यानी जो दरमियान में सेल आया है सेल 1 2, यहाँ पे जो सेल आया है सेल 2 3, तो यहाँ से आप जंप कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग दैट सेल। तो आपने ऑक्युपाइड सेल्स के थ्रू से होके जाना है। सो द मार्जिनल इफेक्ट्स ऑन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इन सेल 1 3। तो अब हमने जब सेल 1 3 के अंदर एडजस्टमेंट की है, एक यूनिट ऐड किया है, तो उस पर हमारी जो कॉस्ट चेंज होगी वो $10 होगी। सेल 1 1 से हमने एक माइनस किया है तो ये -$5 हो जाएगी कॉस्ट यहाँ से। सेल 2 1 में हमने एक ऐड किया है तो यहाँ पे $20 ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद सेल 2 2 में हमने एक माइनस किया है तो $30 कम हो जाएंगे। सेल 3 2 में हमने एक ऐड किया है आइटम तो $20 बढ़ जाएंगे। और सेल 3 3 में हमने एक आइटम कम किया है तो $30 कम हो जाएंगे। सो इफ़ वी फाइंड द नेट चेंज देन इट इज़ -$15। सो द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स इज -$15 फॉर सेल 1 3। सो नाउ द नेक्स्ट इज सेल 3 1। सो नाउ वी आर डन विद दिस सेल एंड डन विद दिस सेल 1 2 और 1 3 हमने कर लिया है। अब हम सेल 3 1 में क्लोज्ड पाथ और एडजस्टमेंट इसके लिए फाइंड करेंगे। सो लेट्स ऐड 1 यूनिट हेयर। सो वंस वी हैव एडेड 1 यूनिट हेयर इट मीन्स के हमने यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर जो डिमांड है उसको बराबर रखना है, यानी 70 रखना है, तो हम सेल 2 1 से -1 कर लेंगे। और इसी तरह अब हमने जो रो 2 के अंदर सप्लाई है उसको भी 80 रखना है तो सेल 2 2 में एक ऐड कर लेंगे। और सिमिलरली अब हमने यहाँ पे एक ऐड किया है तो अब हमने यहाँ पे चूँकि डेस्टिनेशन 2 पे सप्लाई को कांस्टेंट रखना है तो 1 को माइनस कर लेंगे। सो दिस इज़ आवर पाथ। सो वी मूव फ्रॉम
सेल 3 1 टू सेल 2 1, फिर यहाँ से राइट हैंड साइड से हम यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन से हम नीचे सेल 3 2 में आ जाएंगे और उसके बाद अनऑक्युपाइड सेल में वापस चले जाएंगे. सो वी स्टार्ट एट अनऑक्युपाइड सेल, मेक अ क्लोज पाथ एंड कम बैक इनटू द अनऑक्युपाइड सेल. So marginal effects on value of objective function from introducing one unit in cell 3-1. तो सेल 3-1 में जो एडजस्टमेंट है वो +1 है, तो चेंज इन कॉस्ट जो होगी वो $10 होगी. सेल 2-1 में जो है वो एडजस्टमेंट -1 है, तो एडजस्टमेंट जो चेंज इन कॉस्ट है वो -$20 होगी. सेल 2-2 में हमने एक आइटम ऐड किया है तो $30 चेंज आएगा कॉस्ट में, जो कि कोफिशिएंट है इसका. और सेल 3-2 में हमने एक आइटम कम किया है तो जो चेंज इन कॉस्ट होगी वो -$20 होगी. तो यहाँ पे जो नेट चेंज है वो $0 है, यानी इम्प्रूवमेंट इंडेक्स यहाँ पे 0 है. So at the end now we are left with cell 2-3 where we will find the closed path and adjustment for cell 2-3. So we start by adding one unit to cell 2-3. Since now we have to keep the supply 80, we will subtract one unit from cell 2-2. लेकिन अब हमने चूँकि डेस्टिनेशन 2 पे 100 की डिमांड भी पूरी करनी है तो हम 35 के साथ एक ऐड कर लेंगे इस सेल में, सेल 3-2 में. और आखिर में हमने चूँकि टोटल सप्लाई है उसको 75 ही रखना है, तो यहाँ से हम एक माइनस कर लेंगे. So we have a closed path from C32 to cell 32 to cell. So we have a closed path from cell 23 to cell 22 and from cell 22 to cell 32. और यहाँ से फिर सेल 32 से हम जाएंगे सेल 33 में और यहाँ से वापस सेल 23 में. So the marginal effects on value of objective function from introducing one unit in cell 23. अब हम सेल 23 में एक यूनिट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो सेल 23 में हम एक आइटम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे $20 प्लस $20 चेंज आएगा. सेल 33 में हम एक आइटम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे -$30 का चेंज आएगा. सेल 32 में हम एक आइटम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस $20 का चेंज आएगा. और सेल 22 में एक आइटम माइनस कर रहे हैं तो -$30 का चेंज आएगा. तो दिस इज बेसिकली -$20. So the net change here is -$20. So the closed paths and improvement indices for initial solution. तो initial solution के लिए हमारे पास जो closed path हैं वो ये हैं. सेल 1-2 के लिए हम 1-2 से 1-1, वहाँ से 2-1 और 2-1 से 2-2 और 1-2 में वापस हो जाएंगे. तो हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो -$5 का है. सेल 1-3 के लिए हमारे पास क्लोज्ड पाथ 1-3 से 1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-3-2, 2-3-3 एंड 1-3. तो इसका जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो -$15 है. इसी तरह नॉन बेसिक सेल 2-3 जो है उसका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स क्लोज्ड पाथ ये है और इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो -$20 है. और नॉन बेसिक सेल 3-1 जो है उसका क्लोज्ड पाथ ये गिवन है लाइन नंबर 4 में और इसका जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $0 है. So the above table summarizes the closed paths and improvement indices for all non-basic cells in the initial solution. So verify these path and values for the improvement indices to make sure you understand what we have been discussing. तो ऊपर वाले टेबल से बेसिकली हम ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है उसमें अपने इनिशियल सॉल्यूशन को और इम्प्रूवमेंट इंडिसेस को फाइंड कर सकते हैं. तो you are basically advised to do all this by hand so that कि आपको समझ आ जाए कि what is happening. Step number 2. If a better solution exists, determine which variable should enter the basis. So second step जो होगा वो stepping stone algorithm का वो होगा कि अगर better solution exist करता है तो हमने find करना है कि
कौन सा जो नॉन बेसिक वेरिएबल है यानी जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं वो किसी एक ऑक्युपाइड सेल की जगह लेंगे। तो हमने अब बेसिकली ये फाइंड करना है अगर बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो कौन से सेल को हम बेसिक वेरिएबल बना लेंगे और कौन सा सेल होगा जिसको हमने नॉन बेसिक वेरिएबल बनाना है। तो an examination of the improvement indices in the above table indicates that the introduction of 3 of the 4 non-basic variables would lead to a reduction in total cost। ऊपर जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट इंडेक्स आए हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर माँ सिवाय सेल 3-1 में जो एडजस्टमेंट की उसके अलावा कोई भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। So for minimization problems, a better solution exists if there are any negative improvement indices। तो अगर चूँकि कोई भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो और आप स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिदम से सॉल्व कर रहे हो तो बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट जो इंडेक्स है वो नेगेटिव हो। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और 3 ऐसे इंडेक्स हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो इट मीन्स कि बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि स्टेप 2 की, ठीक है। इफ़ बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट डिटरमिन विच वेरिएबल शुड एंटर द बेसिस। सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड व्हेन ऑल इम्प्रूवमेंट इंडिसेस आर नॉन नेगेटिव। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास तब आता है जब ये जो तमाम इम्प्रूवमेंट इंडिसेस हैं ये नॉन नेगेटिव हों, यानी कोई भी इनमें से नेगेटिव इंडेक्स ना हो। तो व्हाट विल बी द केस फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। So for maximization problems, a better solution has been found when all improvement indices are non-positive। So just like the converse कि maximization में जो आपके पास तमाम जो indices हैं वो non-positive हों तो तब जो होगा आपके पास optimal solution आ जाएगा। So as in the simplex method, we select the variable which leads to the greatest marginal improvement in the objective function। तो सिंपलेक्स मेथड में भी हम जो सबसे नेगेटिव नंबर होता था उसको सेलेक्ट करते थे रिप्लेस करने के लिए। सिमिलरली अब हम जो सबसे नेगेटिव मार्जिनल इंडेक्स होगा जिस सेल के कॉरेस्पॉन्ड उस सेल को अब हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सबसे नेगेटिव मार्जिनल इंडेक्स जो है वो नॉन बेसिक सेल 2-3 के कॉरेस्पॉन्ड आता है। एंटरिंग वेरिएबल। So for minimization problems, the entering variable is identified as the cell having the largest negative improvement index. Ties may be broken arbitrarily। तो entering variable को हम identify करते हैं उस सेल का वेरिएबल होता है जहाँ पे सबसे नेगेटिव हमारा इम्प्रूवमेंट इंडेक्स होता है, और अगर 2 सेल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो सबसे नेगेटिव हैं बराबर हों तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। For maximization problems, the entering variable is the cell having the largest positive improvement index। तो maximization के जो problems होते हैं उसमें जो entering variable होता है वो उस सेल के अंदर आता है जिसका जो सबसे बड़ा improvement index हो, यानी जिसका largest positive improvement index हो, और minimization में largest negative improvement index हो। So in our example, cell 2-3 or x23 is selected as the entering variable। So closed path and adjustment for entering cell 2-3। So now to devise a method for entering cell 2-3 as a basic variable in the table, we recall the closed path of the cell 2-3। तो cell 2-3 का closed path हमारे पास था, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव लिया। सो स्टेप नंबर 3, डिटरमिन द डिपार्टिंग वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू असाइन द एंटरिंग वेरिएबल। अब हमने जाहिर है कि एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना है सेल 2-3 में, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल को रिमूव भी करना होगा, यानी जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल सेल 2-3 था इसको हमने बेसिक बनाना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी बेसिक वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी एक को हमने नॉन बेसिक बनाना है, यानी इनमें से किसी एक को हमने रिमूव करना है। सो दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड बाय रिटर्निंग टू द क्लोज्ड पाथ एसोसिएटेड विद द
इनकमिंग सेल। तो पहले हम क्लोज्ड पाथ ड्रॉ कर लेते हैं इस सेल का, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि कौन से सेल को हम निकालेंगे बाहर, तो कौन से सेल की वैल्यू, यानी कौन सा सेल जो है वो आउटगोइंग वेरिएबल है। सो द अबव टेबल शोज द क्लोज्ड पाथ फॉर सेल 2 3। तो हमने अभी सेल 2 3 के लिए क्लोज्ड पाथ जो है वो ड्रॉ किया। सो द स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम पैरेलल्स द सिंप्लेक्स एग्जैक्टली। We need to determine the number of units we can assign to cell 2 3 such that the value of one of the current basic variables is driven to 0। तो बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा हमने वो यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं जो कि हम सेल 2 3 को दे दें, तो हमारे पास जो उसके क्लोज्ड पाथ के ऊपर बाकी के जो जैसे कि इस केस में 3 सेल आ रहे हैं, उनमें से कौन सा है जो 0 हो जाएगा। हम अगर इसको कुछ वैल्यूज़ दें तो कौन सा है जो पहले 0 होगा। तो देखा जाए तो अगर हम यहाँ से जैसे जैसे सेल 2 3 में वैल्यूज़ बढ़ती हैं, तो जो सेल 3 3 है और सेल 2 2 है, इनमें वैल्यूज़ कम होती जाती हैं। एक यहाँ पे बढ़ेगी तो इन दोनों में एक वैल्यू कम होगी। तो सेल 2 3 में अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो सेल 2 2 और सेल 3 3 में एक कम होगी। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे 0 होगा आएगा, वेल ऑफ कोर्स वो सेल 3 3 होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 40 आइटम मूव करके यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे -40 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। और सेल 2 2 में अभी भी हमारे पास 25 आइटम्स होंगे। तो इसलिए हम बेसिकली जो हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल होगा वो सेल 3 3 होगा। So from the above table we see that only 2 basic variables decrease in value as additional units are allocated to cell 2 3. So which are those two cells? Cells 2 2 and cell 3 3, both of which are in minus positions on the closed path. तो जैसे जैसे हम सेल 2 3 को वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो सेल 2 2 और सेल 3 3 में वैल्यूज डिक्रीज करती है। So the question is which of these will go to 0 first as more units are added to cell 2 3। तो सवाल यही है कि इनमें से कौन सा 0 पहले 0 होगा अगर हम सेल 2 3 में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। So we can reason that when the 40th unit is added to cell 2 3, the value for cell 2 2 reduces to 5 and the value for cell 3 2 increases to 75 and the value of cell 3 3 goes to 0। So primarily अगर हम यहाँ पे 40 यूनिट ऐड कर लें तो मीन्स कि यहाँ पे 40 यूनिट माइनस होंगे और यहाँ पे भी 40 यूनिट माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 40 यूनिट ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा सेल 3 3 है टोटल यूनिट्स 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 40 हो जाएंगे, यहाँ पे 25 हो जाएंगे और यहाँ पे 75 हो जाएंगे। सो डिपार्टिंग वेरिएबल। So departing variable is identified as the smallest basic variable in a minus position on the closed path for the entering variable। तो basically हमारे पास जो entering variable का closed path है उसमें जो smaller of the negative होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे देखिए दो माइनस साइन है। एक है सेल 2 2 में जो कि 65 के करीब जो 65 यूनिट्स हैं जहाँ पे, और एक है सेल 3 3 में जहाँ पे 40 यूनिट्स है। तो इनमें से हमारे पास जो कौन सा छोटा है, सेल 3 3 के अंदर जो 40 है ये छोटा है। तो जिस माइनस साइन जिस वेरिएबल के साथ होगा और उसकी वैल्यू जिन दो वेरिएबल्स के साथ माइनस साइन हो क्लोज्ड पाथ पे, उनमें से जो सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी तो वो हमारे पास डिपार्टिंग वेरिएबल होगा, क्योंकि वो सबसे पहले 0 को जाएगा जैसे जैसे हम नए सेल के अंदर एंट्रीज करते जाएंगे। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू असाइन एंटरिंग वेरिएबल, द नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स द साइज ऑफ द डिपार्टिंग वेरिएबल, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए माइनस पोजीशन। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए माइनस पोजीशन जो है वो 40 है, तो जो एंटरिंग वेरिएबल है इसको हम 40 यहाँ पे देंगे और यहाँ से 25 40 माइनस करके यहाँ पे 40 ऐड कर लेंगे। So step number 4. Step number 4 is to develop the new solution and return to step 1. Again referring to the closed path for the incoming cell 2 3, add the quantity determined in step 3 to all cells in
plus positions and subtract this quantity from those in minus position. So thus, given that the entering variable x23 is equal to 40 from step 3, the cells on closed path are adjusted, leading to the second solution shown in the following table. So this is our second solution. हमारे जो बेसिक वेरिएबल है अभी 5 हैं, अब जो सेल 2 3 है वहाँ पे 40 यूनिट्स आ गए हैं और यहाँ पे 40 यूनिट्स कम होकर 25 हो गए, यहाँ पे 40 बढ़ के 75 हो गए. सो दिस इज़ आवर न्यू बेसिक वेरिएबल सेल और यहाँ से डिपार्टेड बेसिक वेरिएबल सेल का है. ये जो सेल है डिपार्टेड बेसिक वेरिएबल का है और ये नए बेसिक वेरिएबल का सेल है. So when you determine a new solution, you should check the allocations along each row and column to make sure that they add to the respective supply and demand values. तो नए टेबल में आपने इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना होता है कि जब आपने नई एलोकेशन की है तो जो आपकी सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज़ है वो सेटिस्फाई कर रही हैं. ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर आर m+n-1 बेसिक वेरिएबल हैं. तो आपने ये मेक श्योर करना है कि बेसिक वेरिएबल जो हैं वो m+n-1 ही रहेंगे. It can be seen in the following table that both of the above requirements are satisfied. तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड की जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो बराबर है और सेम है, जो कि हमने शुरू से स्पेसिफाई की थी वही है. और उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो बेसिक वेरिएबल हैं वो 3 + 3 - 1 यानी 5 ही हैं. So one other piece of information which is of interest is the new value of the objective function. So we have two alternatives in determining this value. तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो है कि हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा है नए सॉल्यूशन के आने से. तो वो हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं. नंबर 1, we can multiply the value of each basic variable times its corresponding objective function coefficient and sum, as we did in the above table. Or number 2, given that the original value of the objective function was $4,425 and that each unit introduced to cell 2-3 decreases the value of the objective by $20, so introducing 40 units to cell 2-3 results in a new value for total cost of objective function. तो या तो आप बेसिकली जो तमाम टेबल है उसके लिए फिर से ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड करें और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की न्यू कॉस्ट, जिस तरह के आपने स्टार्ट भी किया था. लाइक इन दिस टेबल फॉर द इनिशियल सोल्यूशन आपने एक टोटल कॉस्ट फाइंड की थी. और या फिर चूँकि आपको पता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट $4,425 थी और सेल 2-3 में एक यूनिट इंट्रोड्यूस कराने से आपके पास जो है वो $20 कम हो रहे हैं, तो $40 इंट्रोड्यूस कराने से जो हैं वो 40 टाइम्स $20 कम हो जाएंगे. सो नाउ द न्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज़ 4,425 minus 40 times 20, so which is 3,625. So you have seen कि एक आइट्रेशन से हमारे पास जो कॉस्ट है वो $800 कम हो गई है. So the following tables summarize the remaining steps in solving this problem. So see whether you can verify these steps and final result. तो इसके बाद जो टेबल आपके पास आएंगे तो जो तमाम रिमेनिंग स्टेप हैं इस प्रॉब्लम के उनको रिप्रेजेंट करेंगे. So the closed paths and improvement indices for second solution. तो जब आप सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो आपके पास नॉन बेसिक सेल्स हैं वो आपके पास सेल 1-2 है, सेल 1-3 है, सेल 3-1 है और सेल 3-3 है. So you have these 4 non-basic cells: cell 1-2, cell 1-3, cell 3-1 and cell 3-3. So they are all non-basics. So the improvement indices for the each cells are given in this table.
सेल 1-2 के लिए जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो -$5 है, और क्लोज्ड पाथ जो है फ्रॉम 1-2 से 1-1 पे है। 1-1 से आपने 2-1 में जाना है, 2-1 से 2-2 में, और 2-2 से सेल 1-2 में जाना है। इसी तरह नॉन बेसिक सेल 1-3 का जो क्लोज्ड पाथ है वो सेल 1-3 से आपने सेल 1-1 में जाना है, सेल 1-1 से सेल 2-1 में, सेल 2-1 से सेल 2-3 में, और सेल 2-3 से सेल 1-3 में। और इस सेल का जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $5 है। नॉन बेसिक सेल 3-1 क्लोज्ड पाथ है 3-2 to 3-2, फ्रॉम 3-2 to 2-2, एंड फ्रॉम 2-2 to सेल 2-1, एंड फ्रॉम सेल 2-1 to सेल 3-1, और इसका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 है। और सेल 3-3 का जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $20 है, और उसका पाथ भी 3-3 से 2-3, वहाँ से 2-2, वहाँ से 3-2, और फर्दर 3-3 तक। तो आपको इस तमाम कैलकुलेशन को वेरीफाई करना चाहिए कि क्या क्लोज्ड पाथ जो है उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्टार्ट होता है एक अनऑक्युपाइड सेल से, और फिर ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है गुजरता है ऑक्युपाइड सेल से, और आखिर में उसी अनऑक्युपाइड सेल पे ऐड हो जाता है। सो यू मस्ट नीड टू वेरीफाई ऑल दिस कैलकुलेशन। सो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो सेल 1-2 में जो है सबसे नेगेटिव इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है, जो कि -$5 है। तो आपका नया जो बेसिक वेरिएबल है वो सेल 1-2 है, और सेल 1-2 के अगर कॉरेस्पॉन्ड अगर आप देखें तो आपके पास जो ये +1 होगा, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। तो इन दोनों में से जो नेगेटिव वैल्यूज़ में छोटी वैल्यूज़ नेगेटिव है वो है सेल 2-2 में। तो सेल 2-2 इज़ योर डिपार्टिंग वेरिएबल। तो जो नेगेटिव सेल्स हैं उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सेल 2-2 में है, जो कि 25 है। तो ये आपका एक डिपार्टिंग वेरिएबल है। सो दिस इज़ योर थर्ड सोल्यूशन, जिसमें सेल 2-2 रिमूव हो गया है। सेल 1-1 में 30 आपके पास वैल्यू है, सेल 2-2 में 40 है, सेल 1-2 में 25 यूनिट्स हैं, और सेल 3-2 में 75 हैं, सेल 2-3 में 40 ही यूनिट्स हैं। एंड वी कैन सी कि यहाँ पे जो सप्लाई की जो डिमांड्स हैं और रोज़ की जो ज़ाहिर हो रही हैं वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं, और जो डिमांड है हमारे पास डेस्टिनेशंस पे हमारे पास जो डिमांड्स हैं वो भी कॉलम्स में गिवन है और सेटिस्फाई हो रही हैं। सो नाउ यू कैन आल्सो फाइंड द क्लोज्ड पाथ्स एंड इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेस फॉर थर्ड सॉल्यूशन। अब इस थर्ड पार्ट के लिए आपने क्लोज्ड पाथ और इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेस फाइंड करने हैं। अब इस थर्ड सॉल्यूशन के लिए आपने क्लोज्ड पाथ और इम्प्रूवमेंट इंडेक्सेस फाइंड करने हैं। तो आपके पास टोटल 4 यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, 1-3, सेल 2-2, सेल 3-1 and cell 3-3. So these 4 are your non-basic. अब आपने इनमें से किसी एक को बेसिक बनाना है। So first you need to find the improvement index, whether an optimal अभी better solution exist करता है या नहीं। तो सेल 1-3 के लिए आपका जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $5 है। सेल 2-2 के लिए जो आपका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो +$5 है, और सेल 3-1 के लिए आपका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो -$5 है, और सेल 3-3 के लिए आपका जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $15 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो न्यू एंटरिंग वेरिएबल है वो सेल 3-1 है। सो सेल 3-1 इज़ न्यू एंटरिंग वेरिएबल। तो सेल 3-1 के ऊपर हमारे पास जो क्लोज्ड पाथ है वो ये +1, यहाँ पे आपके पास आएगा -1, और यहाँ पे आपके पास आएगा +1। आपका जो क्लोज्ड पाथ है वो गिवन है 3-2, सेल 3-2 से आपके पास आएंगे सेल 1-2 में, उसके बाद आएंगे सेल 1-1 में,
और उसके बाद सेल 3-1 में वापस। यहाँ आपको एक माइनस चाहिए होगा। So this is all the closed path you needed. This is the closed path for the cell 3-1. तो यहाँ पे जो इस closed path में दो नेगेटिव सेल्स हैं, उनमें से जो कम नेगेटिव है वो 30 है, जो कि सेल 1-1 है। तो वी कैन से कि हमारा नया जो इंटरिंग वेरिएबल है वो सेल 3-1 है और डिपार्टिंग जो वेरिएबल है वो सेल 1-1 है। So this is basically the fourth and optimal solution. Why it is optimal, we will see this on the next slide. So this is our fourth solution. तो solution 3 पे जब हम कैलकुलेशन की थी तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो $3,500 आई थी z की वैल्यू। तो सोल्यूशन 1 में हमारे पास आई थी $3,625। उसके बाद जो थर्ड सोल्यूशन था उसमें आई थी, सोल्यूशन 2 में हमारे पास आई थी $3,625। थर्ड सोल्यूशन में आई थी $3,500। एंड इन द फोर्थ सोल्यूशन, सो दिस इज़ बेसिकली द फोर्थ सोल्यूशन। आपका जो डिपार्टिंग वेरिएबल था वो सेल 1-1 था और जो एंटरिंग वेरिएबल था वो सेल 3-1 था। और इस टेबल में भी हम देख सकते हैं कि जो आपकी डिमांड्स हैं डेस्टिनेशन 1, 2, 3 की वो सेटिस्फाई हो रही हैं और जो सप्लाई है वो भी उसी रेशो से कायम है। So now we find the closed paths and improvement indices for the fourth solution. तो इस चौथे सॉल्यूशन के लिए भी हम जो है क्लोज्ड पाथ और इम्प्रूवमेंट इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले 3 सॉल्यूशंस के लिए किए। तो नॉन बेसिक सेल आपके पास यहाँ पे जो है वो सेल 1-1 है, सेल 1-3 है, सेल 2-2 है और सेल 3-3 है। तो सेल 1-1 के लिए आपका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है $+5 आएगा और क्लोज्ड पाथ भी रो 1 में गिवन है। इसी तरह आपके पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है सेल 1-3 का वो $+10 आएगा और इसका क्लोज्ड पाथ भी साथ गिवन है। और इसी तरह सेल 2-2 का जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $0 है और इसका क्लोज्ड पाथ भी गिवन है। और सेल 3-3 का जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो $20 है और इसका क्लोज्ड पाथ भी गिवन है। तो इम्प्रूवमेंट इंडिसेस जो है इस टेबल में हमने देखा कि तमाम पॉजिटिव हैं। इट मींस कि हमारा ये सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और हमने देखा कि जो ऑप्टिमल हमारी कॉस्ट आई है ऑप्टिमल सोल्यूशन में z की वैल्यू जो है वो $3,350 है। So now since all improvement indices are non-negative in the above table, we conclude that the solution in the above table is, that is, total cost will be minimized at a value of $3,350 if number 1, 55 units are shipped from origin 1 to destination 2, 40 units from origin 2 to destination 1, 40 units from origin 2 to destination 3, 30 units from origin 3 to destination 1 and 45 units from origin 3 to destination 2। हमारे तमाम जो इम्प्रूवमेंट इंडिसेस हैं वो पॉजिटिव हैं और जो हमारे पास कॉस्ट जो है इसलिए $3,350 आएगी, जो कि मिनिमम कॉस्ट है और यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास तब आएगी जब हम ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2 तक 55 यूनिट सप्लाई करें, ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 1 तक 40 यूनिट सप्लाई करें, ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 3 तक 40 यूनिट सप्लाई करें, ओरिजिन 3 से डेस्टिनेशन 1 तक 30 यूनिट सप्लाई करें और ओरिजिन 3 से डेस्टिनेशन 2 तक 45 यूनिट्स सप्लाई करें। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। So given that an optimal solution has been identified for a transportation model, alternative optimal solutions exist if any improvement index is equal to 0. So if the conditions for the optimality exist, allocation of units to cell having improvement indices of 0 results in no change in the optimal value for the objective function. अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि जब आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए और उनमें से कोई एक इंडेक्स जो है वो यानी एक जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो 0 हो तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन था इसका अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारा जो सेल 2-2 का इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो 0 है। सो इट मीन्स कि अगर हमारी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो अगर हम जिस यूनिट में
ऑप्टिमलिटी जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो 0 है, वहाँ पे हम कोई एलोकेशन कर भी लें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो 0 है। सो इन आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन the above table indicates that allocation of units to cell 22 would result in no change in the total cost। तो अगर हम सेल 22 में भी यूनिट्स एलोकेट कर लें एक्स्ट्रा तो हमारे टोटल कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है वो 0 है। तो अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट इंडेक्स किसी सेल का 0 आ जाए तो उसको आप एक्स्ट्रा यूनिट्स एलोकेट कर भी लें तो टोटल कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। So this was lecture number 19, which was about the solution of transportation model by stepping stone algorithm. So basically today we did an example which has explained this idea of finding solutions of transportation models by stepping stone algorithm. So in the next lecture we will study the general form and assumptions of assignment model, methods of solution to assignment model, and at the end the Hungarian method which will help us find the solution of assignment model। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसके सोल्यूशन को सीखा होगा कि स्टेपिंग स्टोन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।